तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री अभी कर रहे हैं, आप सभी को पता है। आपको पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में जो है वो हमारा 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ये क्या प्रॉब्लम हो जाती है डेली का? मॉडर्न हिस्ट्री अभी हमारा चल रहा था, ठीक है? और हमने इससे पहले के चरण स्टेजेस के बारे में देख लिया था और आज का जो स्टेज होगा हमारा दोस्तों वो है 1919 से लेकर के 1947 तक का। ऐसे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपका ये बहुत ही स्मॉलेस्ट है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर हिस्ट्रीज। अगर मैं आपका एंशियंट और मेडाइवल की बात करता हूं तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है उसके मुकाबले काफी छोटे भाग में है, ठीक है। लेकिन इन दोनों से सवाल उतने नहीं आते जितने आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप क्लास खत्म कर लेते हैं तब आपको जो है वो रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन में हमेशा कहता हूं कि रिवीजन आपको तभी करना चाहिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक का, उससे संबंधित आप टॉपिक देखें, ठीक है। अभी जो ये टाइम फ्रेम में आपको पढ़ाने वाला हूँ या बताने वाला हूँ मैं आपको, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। आप यूरोपियों की क्रांति छोड़ दीजिए, यूरोपियों का भारतीय में आगमन छोड़ दीजिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स छोड़ दीजिए एक स्तर पर। लेकिन इसको अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं हमेशा कहूंगा कि एक भी पार्ट को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री खास करके एंशियंट मेडाइवल आप स्किप कर दीजिए, बट मॉडर्न हिस्ट्री नॉट ओनली फॉर रेलवेज, जितने भी भारत में गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है आप उसका, अगर आप जन्म कुंडली निकालेंगे, जन्म कुंडली का मेरे से मतलब है कि आपका जितने भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो सब में आपको बड़े बड़े एग्जामिनेशन में आपको मॉडर्न हिस्ट्री से काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको बातें अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आज का जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1919 से लेकर 1947 तक। और इसमें स्टार्टिंग में जो दोस्तों महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में हमें पढ़ना रहता है, लेकिन हमने महात्मा गांधी के बारे में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आप उसको रिवीजन कीजिएगा, देन स्टार्ट करिएगा। अब जो हम बात करने वाले हैं, ऐसे तो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन मेरा काम है पूरा अच्छे से बताना। देखिए, आज मैं बात करने वाला हूं आपका चंपारण चंपारण सत्याग्रह के बारे में, ठीक है। उसके बाद से अहमदाबाद मजदूर मिल योजना, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों आपका खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था, ये स्टार्टिंग के कुछ आपको रिवॉल्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और मदर कौन है रिवॉल्ट्स के? तो 1857। यहीं से तो दोस्तों आपका सुप्रीम लेवल पे, ठीक है, सुप्रीम लेवल पे आपका क्रांति देखने को मिला था, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और मैंने बात की है अभी दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आप सबसे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आपको इस सत्याग्रह के बारे में कितना पता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको हमेशा इसका डेट पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह किस तारीख को हुई थी और साल क्या है। अगर आपसे तारीख नहीं पूछेगा तो आपसे साल तो हमेशा पूछता है कि किस साल को हुआ था। तो इसका आप डेट याद रखिएगा, 10 अप्रैल 1917 को जो है दोस्तों ये आपको क्रांति देखने को, सत्याग्रह देखने को, सॉरी, मिलता है, ठीक है। ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। अब ये हुआ क्यों था, ठीक है, ये हुआ क्यों था? आपको पता है कि तीन कठिया पद्धति यहाँ पर में चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति का मतलब क्या? 3/20 हिस्से पे जो है दोस्तों आपका, इसमें क्या था कि चंपारण सत्याग्रह में जो है वो आपका 3/20 हिस्से में जो है दोस्तों ये फील्ड है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि 3/20 हिस्सा इसका ये हो गया, ठीक है, ये वाला बात हो गया 3/20 हिस्सा, ठीक है। तो इसमें उनको क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नील की खेती करने से आखिर किसान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो दोस्तों ये था कि जो तीन कठिया पद्धति थी इसमें आप याद रखिएगा कि आपका ना जबरन, या फिर इसको मैं कहूं अनिवार्य, ये आपका परमानेंट था, अनिवार्य था उस समय के लिए कि भाई साहब अनिवार्य पद्धति थी कि भाई आपको उगाना ही पड़ेगा, आपको ये क्रॉप करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आपका जो फर्टिलिटी होता है ना लैंड का,
जब आप नील की खेती करेंगे तो फर्टिलिटी लैंड का जो है वो कम हो जाता है। और जब इतने एरिया में दोस्तों आपका फर्टिलिटी हो रहा है, इसका मतलब नील की खेती का, तो इतना एरिया क्या हो गया आपका, आपका उर्वरक क्षमता इसका कम हो जाएगा। ठीक है भाई, फर्टाइल तो इसका कम हो जाएगा ना। जब उर्वरक जो है कम हो जाएगा, तो क्या कोई अन्य फसल हो पाएगी? आपको मैं कहूँ अन्य क्रॉप कोई हो पाएगा? आंसर इज नो, नहीं हो पाएगा। तो कह सकते हैं मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है, मिट्टी की, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछेगा लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, मिट्टी की उर्वरता की कमी हो गई थी। ठीक है, कमी हो गई थी। ठीक है, और तीसरा दोस्तों ये था, ये तो चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, चलो ठीक है मान लेते हैं। उस समय में लैंड भी बहुत होता था। ठीक है, कौन सा उस समय में बिजनेसमैन हुआ करते थे उतने सारे की खेती नहीं करेंगे, मैक्सिमम क्या 99% लोग उस समय में खेती ही करते थे। ठीक है, तो ये दो कारण तो चलो एक्सेप्टेबल था, लेकिन एक कारण जो दोस्तों वो नॉन एक्सेप्टेबल था। ये, अगर मैं आपसे बात करूं, मार्केट में है वो 10 रुपए की चिप्स मिलती है, उसमें दोस्तों अगर मान लेते हैं 5 ग्राम जो है ना आपको चिप्स देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं पे मार्केट में जो तो दोस्तों 8 रुपए की एक चिप्स आ जाएगी, जिसमें आपको 20 ग्राम कोई चीज देखने को मिलेगा, 20 ग्राम चिप्स आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसके साथ जाना चाहेंगे या फिर इसके साथ? आप ऑब्वियसली आप इसके साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो उस समय में क्या हुआ था दोस्तों, कि आपका जो नील है ना, नील, ये आपका जो है दोस्तों फ्रांस और जर्मनी से, ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी से दोस्तों एक सिंथेटिक सिंथेटिक नील आ गया था। ठीक है, क्या कहा मैंने, सिंथेटिक, सिंथेटिक नील जो है दोस्तों वो आपका अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा था। तो उसका क्या था कि पहला तो उसका प्राइसिंग जो है वो काफी कम था। ठीक है, फ्रांस और जर्मनी से आने वाले सस्ते सिंथेटिक नील ने बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी थी, कंपटीशन को बढ़ा दिया था, जिससे प्राकृतिक नील की मांग घट गई थी। ये जो खेती हो रही है ये क्या है, आपका नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल है। और जो फैक्ट्रियां में बनाई जाती है वो क्या नेचुरल है, वो आर्टिफिशियल है, उसको ही कहा गया सिंथेटिक। ठीक है, तो इसके बावजूद अंग्रेजी किसान जो है वो नील की खेती के लिए दोस्तों आपका किसानों को मजबूर करते थे। ठीक है ना, खून चूसते थे वो लोग, मतलब नहीं हो रहा है खेती, है ना। अगर अगर बताओ आप कोई चीज, आप ना कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, ठीक है, कोई प्रोडक्ट आप बनाओ, यहाँ पे इकोनॉमिक्स की बात है, प्रोडक्ट बनाओ, उसको मार्केट में एक्सपोर्ट करो, और वहां से दोस्तों आपको जो है ना वो प्राइस जो है वो काफी कम देखने को मिले। ठीक है, तो क्या आप उस चीज की मार्केटिंग करोगे? क्या आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करोगे? ऑब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उस समय में अंग्रेज जो थे दोस्तों, वो आपका इसी का फायदा उठाते थे। उस समय अंग्रेज कहते थे कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे तुम करोगे, जबरदस्ती करो या चाहे अपने मन से करो। तो ये थी चंपारण सत्याग्रह की बात। अब क्या हुआ कि अब इस तरह की चीजें का जो है ना, अब लोग बहिष्कार करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन स्टार्टिंग में जो है दोस्तों काफी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ी। तो इसी में दोस्तों एक नेता हुआ करते थे, राजकुमार शुक्ल करके। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो है वो आपका महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, अब आप ये मुझे बताइएगा कि राजकुमार शुक्ल जो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे, महात्मा गांधी को कहाँ गए थे बुलाने के लिए? ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि भाई कहाँ गए थे बुलाने के लिए, तो आपका क्या आंसर होगा? तो आप हमेशा याद रखिएगा, राजकुमार शुक्ल जो थे वो आपको महात्मा गांधी को जो है ना कोलकाता में बुलाने के लिए, ठीक है, उस समय एक अधिवेशन चल रहा था कांग्रेस का, उस दौरान जो है दोस्तों उनको बुलाने के लिए गए थे। ठीक है, क्या कहा मैंने, राजकुमार, राजकुमार शुक्ल करके। ठीक है, गांधी जी को कहाँ बुलाने गए थे? गांधी जी को कोलकाता बुलाने गए थे। ठीक है जी। तो कभी कभार आपसे यही पूछ लेता है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है वो राजकुमार, सॉरी, महात्मा गांधी किससे मिले थे? ठीक है, या फिर महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? तो दोस्तों ये थी आपके चंपारण सत्याग्रह की कहानी, ये थी चंपारण सत्याग्रह की बात। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते। दूसरा दोस्तों आपका आता है अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद मील मजदूर, ये दोस्तों दूसरी आपका सत्याग्रह आप इसको कह सकते हैं।
अब मुझे आप बात बताइए, दिवाली का टाइम है, आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, अगर आपको बॉस जो है, आपके जो बॉस होंगे फ्यूचर में, वो अगर आपको बोनस ना दे, तो आप कैसा फील करेंगे? एब्सोल्युटली, यू ऑल आर ह्यूमन, सो यू फील एम्बेरस। ठीक है, आपको लगेगा कि हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर जो है, इसी पे बेस्ड एक बात थी। अब दोस्तों ये लोग जो है आपका फ्लैग बोनस के लिए जो है हड़ताल पे उतरे थे कि हमको जो है वो आप 35% जो है ना वो बोनस दीजिए। 35% जो है ना आपको, आप ये मत याद रखिएगा 35% बोनस के लिए। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछेगा कितना परसेंट बोनस की लड़ाई हो गया था। 35% बोनस के लिए जो है मजदूर जो है आपका फील्ड में उतरे थे कि हमको बोनस चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां कंपनी के जो ऑनर हुआ करते थे, वो ऑनर कहते थे कि हम आपको 35% नहीं देंगे, हम आपको देंगे 10% बोनस। ठीक है, हम आपको 10% जो है क्या कर देंगे, बोनस देंगे। तो इसी पे दोस्तों गांधी जी आते हैं और कहते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो हड़ताल कीजिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। क्योंकि जब एक बार कोई बंदा किसी फील्ड में फेमस हो जाता है, तो अन्य फील्ड के लिए जो है, मतलब सेम फील्ड के लिए जो है उस बंदे को रिक्रूट किया जाता है बार बार लोगों के द्वारा। तो जब लोगों को लगा कि चंपारण सत्याग्रह जो एक सफल कह सकते हैं आंदोलन था, तो अहमदाबाद मिल के मजदूरों ने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आइए एंड हमारे हड़ताल में सम्मिलित होइए, हमें जो है वो रास्ता दिखाइए। तो दोस्तों मिल मजदूर अड़े रहे कि नहीं नहीं, हम तो 35% लेकर के ही मानेंगे। और अब जो है ऑनर जो है, जो डायरेक्टर था, उसने कह दिया कि नहीं नहीं, हम 35% तो देंगे नहीं, हम देंगे आपका 10% ही देंगे, लेना है तो लो वरना अड़े रहो। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में जो है वो महात्मा गांधी समझौता करवाते हैं। ठीक है, समझौता होता है, महात्मा गांधी समझौता करवाते हैं, और समझौता होने के बाद जो है दोस्तों आपका 15 से लेकर के 19% के बीच में जो है, ठीक है, 19% के बीच में जो है वो बोनस को फिक्स किया जाता है। और जो है वो मजदूरों को कहा जाता है कि आप इस पे जो है दोस्तों मान जाइए। ठीक है, बोलते ना ना मेरा ना तुम्हारा, बीच का बताओ क्या करना है। तो दोस्तों इतने पे जो है वो मान गए। अब आपसे क्वेश्चन इसमें से ये आता है कि इसका ईयर बताओ, तो इसका ईयर जो है आपका चंपारण सत्याग्रह का ठीक एक साल के बाद 1918 में जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। मिल मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो है ये फ्लैग बोनस को लेकर के विवाद था। गांधी जी के अनशन के बाद जो है वो मिल मालिकों ने आपका 35% बोनस देना स्वीकार कर दिया था। ठीक है, या फिर आपको 15 से 19% के बीच में बोनस डज नॉट मैटर, मैटर इज कि द हड़ताल वाज सक्सेसफुल। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका दो आपका हड़ताल देखने को, सत्याग्रह देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप यहां तक बातें आपको क्लियर होगी। तीसरा जो आपका आता है वो आपका खेड़ा सत्याग्रह आता है। आइए देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या था। खेड़ा सत्याग्रह, और आपका जो है दोस्तों ट्यूसडे से मंगलवार से जो है आपको लाइव क्लास वापस से 7 बजे से, ठीक है, 7 PM से देखने को मिलेगी। ठीक है जी, खेड़ा सत्याग्रह, अब ये क्या था भाई, ये भी सेम ईयर 1918 में होता है। ठीक है, अब ये था कि खेड़ा के किसान जो है ना वो फसल नष्ट हो जाने के कारण जो है दोस्तों लगान को स्थगित करना चाहते थे। लगान मतलब क्या, टैक्स को स्थगित करना चाहते थे। मतलब फसल खराब हो गई थी, फसल खराब के कारण टैक्स माफ की मांग। ठीक है जी, फसल खराब होने के कारण टैक्स माफ की मांग जो है दोस्तों यहाँ पर में मजदूरों द्वारा की गई थी। ठीक है, लेकिन सरकार जो है वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब सरकार को क्या मतलब है, सरकार को तो टैक्स आना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उस समय में जो है दोस्तों गांधी जी, उसके बाद से विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक के साथ जो है दोस्तों महात्मा गांधी खेड़ा पहुंचते हैं और किसानों का समर्थन करते हैं। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप जो है दोस्तों आपका महात्मा गांधी के जो इस कैसे सत्याग्रह के कारण जो है अंग्रेज सरकार जो है, ब्रिटिश सरकार मान जाती है इस बात को, और इनको जो है टैक्स की छूट देती है कुछ। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन कौन सम्मिलित थे, इसमें आपका गांधी जी, उसके बाद से विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई, ठीक है, उसके बाद से उसके बाद वल्लभ भाई,
और साथ ही दोस्तों इंदुलाल, इन सभी के साथ जो है दोस्तों वो जाते हैं खेड़ा और वहां पर मैं कह सकता हूँ किसानों के समर्थन में जो है वहां पर मैं आंदोलन करते हैं। तो दोस्तों ये थी आपके कुछ तीन सत्याग्रह। ठीक है, आई होप कि आपको जो मैंने तीन बताया है उसमें आपको क्लियर होगी बातें। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। अब दोस्तों वक्त आ चुका है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि अब जो कुछ बताने वाला हूँ, अब जो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको जो चीजें बताई है उसमें आप जो अगर डेट भी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब जो चीजें आई है उसमें आपको फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा। क्या बात करने वाला हूं मैं? रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, अब इसमें क्या था? अब दोस्तों इसमें क्या था, अब जैसे कि आपने ऊपर देखा सत्याग्रह सफ ये सारे जो तीन सत्याग्रह मैंने आपको बताए हैं ये सारे के सारे सफल सत्याग्रह, इसमें से कोई भी जो है वो अनसक्सेसफुल सत्याग्रह नहीं था। अब कांग्रेस को बेचैनी तो होगी, माफी चाहूंगा, अंग्रेजों को बेचैनी तो होगी कि भाई ये सारे के सारे सफल हो जा रहे हैं, ठीक है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों अंग्रेजों द्वारा जो है इस एक्ट को लाया जाता है। मतलब कहूं कि रॉलेट एक्ट जो है एक ऐसा कानून था जिसे ब्रिटिश सरकार ने भारत में विरोध और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू किया था। इस चीज के लिए विरोध और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लागू। ठीक है जी, विरोध और क्रांतिकारी जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए इसे लागू किया गया। और भारतीयों द्वारा दोस्तों इसे काला कानून कहा गया था। ठीक है, तो आपके एग्जामिनेशन का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि काला कानून किसे कहा गया था, तो काला कानून रॉलेट एक्ट 1919 को कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या था, काला कानून आखिर क्यों कहा गया? आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर क्यों कहा गया, भाई ऐसे तो नहीं कहा गया होगा। पहला कारण था कि बिना मुकदमे के जेल, बिना मुकदमे के जेल। ठीक है दोस्तों, कि भाई साहब कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, अगर आप पे शक हुआ तो आपको बिना किसी अरेस्ट वारंट के आपको उठा करके जेल में डाल देंगे। ठीक है, ये तो एक तरफ से तानाशाही तो हुआ। ठीक है, दूसरा यह था कि न्यायिक प्रक्रिया का अभाव। आपसे आप किससे न्यायिक प्रक्रिया मांगने जाएंगे, आप किससे न्यायिक सलाह मांगने जाएंगे? सरकार भी उसका, पुलिस भी उसका, जज भी उसका, सब कुछ उसका ही है। न्यायिक प्रक्रिया का अभाव था। ठीक है, और तीसरा दोस्तों आपका ये कारण था कि अभिव्यक्ति पर पाबंदी। आपने देखा ना, जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था तो आपको मैंने एक बताया था अभिव्यक्ति की आजादी। तो यहाँ पर मैं अभिव्यक्ति पर ही पाबंदी है, अभिव्यक्ति पर पूर्णतया से पाबंदी। यानी कि क्या, अभिव्यक्ति पर पाबंदी का मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, कि समाचार पत्रों और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, और न्यायिक प्रक्रिया का अभाव का मतलब क्या, कि गिरफ्तार व्यक्ति को वकील करने का या फिर न्यायालय में अपनी सफाई देने का अधिकार नहीं था। आज आप देखिएगा कितने से बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसको न्यायालय द्वारा जो है दोस्तों एक आपका गवर्नमेंट एडवोकेट देता दिया जाता है, अगर आप उसका केस लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक है, और साथ ही जो है दोस्तों उसको जो है आपका अदालत में अपनी पूरी बात रखने का मौका या फिर हक दिया जाता है कि आप भी बोलिएगा। ठीक है, अभी आप देखिएगा अभी लॉरेंस बिश्नोई है, उसको भी दोस्तों जो है उसका भी केस जो है एक वकील, ठीक है, लड़ रही है। तो दोस्तों आज के डेट में ये आप कह सकते हो क्या, न्यायिक प्रक्रिया पे अभाव, क्या ये कह सकते हो? तो आज के डेट में ये अभाव का जो वर्ड है ना ये कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन काला कानून उसको इसलिए कहा गया कि उस समय में जो है दोस्तों आपका न्यायिक प्रक्रिया हुआ अभाव हुआ करता था। अब मैंने आपको बताया कि बिना मुकदमे के जेल था, कि भाई साहब इस कानून के तहत जो है किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए जो है वो जेल में डाला जा सकता था। ठीक है, तो ये आपका था। अब दोस्तों मैं कुछ बताऊं आपके इसके बारे में कि बढ़ती हुई क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए जो है वो सरकार को रॉलेट समिति के सुझाव पर जो है वो रॉलेट एक्ट, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम था द अनार्किकल एंड
रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। ठीक है, आप इस नाम से भी इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये एक्ट ये आपका नाम पूछ लेता है, क्योंकि अब जो है दोस्तों ये हर किसी को पता था कब हुआ है। नाम जो है वो किसी किसी को पता रहता है। क्या कहा मैंने? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट। दोस्तों कुछ स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो है वो दोस्तों रनिंग हैंड में लिखता हूँ। ठीक है, तो कहीं पे अगर कुछ वर्ड्स का मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप एक बार चेक करके लिख लीजिएगा। क्या कहा? द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब दोस्तों एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, क्या नाम था? स्वामी श्रद्धानंद साहब। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद साहब। श्रद्धानंद साहब, क्या था कि इन्होंने जो है वो 30 मार्च 1919 को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली थी कि भाई साहब इसके अगेंस्ट जो है हम जो है क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसकी कमान जो है वो किसने संभाली थी आंदोलन की? तो 30 मार्च 1919, 1919, ठीक है, को जो है को दिल्ली में आंदोलन की कमान संभाली। ठीक है दोस्तों, ये आपका था रॉलेट एक्ट के बारे में। ठीक है, अब इसको जो है कहीं कहीं पे जो है वो इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। तो आप इस ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्या कहा गया? और ये तो कई बार पूछा गया है, बिना वकील, बिना दलील। ठीक है, कि भाई साहब ये कौन से कानून का नाम है? बिना वकील, बिना अपील, ठीक है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना दलील का कानून था ये। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि अगर आज के डेट में रॉलेट एक्ट पेश कर दिया जाए, आ जाए, तो क्या आप का जो फंडामेंटल राइट उसका हनन होगा या फिर नहीं होगा? ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अगला पढ़ते हैं। अब ये सब हो ही रहा था दोस्तों, रॉलेट एक्ट के बाद जो है दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड काफी इंपॉर्टेंट हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि इसका डेट और ईयर बहुत बार पूछा गया है। शायद ही ऐसा कोई एग्जाम होगा, गवर्नमेंट एग्जाम, जिससे किसी न किसी शिफ्ट में इससे क्वेश्चंस ना आया हो। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। ये कब हुआ था? ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि भाई ये कब हुआ था? 13 अप्रैल। और दोस्तों ये जो है ना सबसे दर्दनाक कह सकता हूँ हत्याकांड है अभी तक के हमारे इंडियन में। ठीक है, इससे बेकार कह सकता हूँ हत्याकांड आज तक हमारे देश में कभी भी नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने 100 लोग मारे गए होंगे, इसका कोई पूर्ण डेटा अभी तक किसी को नहीं मिला, और ना अंग्रेजों ने सामने आने दिया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अंग्रेज इंडिया में इन्होंने इतना गंदा काम किया। ठीक है, बेजुबान आप सोचिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे, कब कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 साल का। आप कितने नौजवान होंगे इसमें, कितनी महिलाएं होंगी। सबको जो है दोस्तों चारों तरफ से क्या कर दिया गया? गोलियों से भून दिया गया। कहीं कोई न्यूज कहता है कि इसमें 1000 से ज्यादा व्यक्ति मारे गए, कोई न्यूज कहता है कि 500 मारे गए, कोई 400, कोई 300। इस प्रकार से अपनी अपनी दलील हर कोई इंसान रखता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये आता है दोस्तों कि ये जो है कहाँ पे हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में देखने को मिलता है। अमृतसर आपका पंजाब में है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है। अब क्या था कि इस समय जो है दोस्तों ये आखिर ये इस्टेब्लिश हुआ क्यों था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो अभी हमने देखा था रॉलेट एक्ट 1919 का।
अब इससे जो है ना काफी लोग जो है वो उनको जेल में डाल दिया गया बिना किसी क्वेश्चन के, बिना किसी अरेस्ट वारंट के। गुस्से में थे लोग, तो लोगों ने सोचा कि जो है हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठक करेंगे, ठीक है, जिससे जो है दोस्तों वो इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए। लेकिन वो जो दिन था वो बैसाखी का दिन था, ठीक है, काफी कह सकता हूँ उनका होली एक जो फेस्टिवल है पंजाबियों का, ठीक है, जो पंजाब के लोग हैं उनका। तो लोग जो है ना ग्राउंड में सब सम्मिलित हुए कि हम लोग एक साथ मिलकर के बैसाखी का पर्व मनाएंगे। और उस समय में दोस्तों एक रूल चल रहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है वो दो से ज्यादा जो है एक जगह पे नहीं खड़ा हो सकता। अब बच्चों को, महिलाओं को क्या पता कि ये रूल जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो सब के सब जो है वो क्या हो गए, ऐड हो गए, सब के सब सम्मिलित हो गए एक जगह पे। जब उसको लगा कि भाई साहब ये सब के सब जो है हमारे अगेंस्ट में साजिश कर रहे हैं, तो एक लाइन से गोलियों से भून दिया गया चारों दरवाजे जो है। अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से वहां पर में सीन था, ठीक है, एक दरवाजा यहाँ, एक दरवाजा यहाँ, एक दरवाजा यहाँ और एक दरवाजा यहाँ, चारों दरवाजों पे अंग्रेजों ने घेरा डाल दिया था, ठीक है। और यहाँ पर में सभी लोग जो है वो मिलकर के वैसाखी का त्योहार मनाते थे, और चारों साइड से दोस्तों गोलियों से इन लोगों को भून दिया गया था। आप सोचिए कितना दर्दनाक वो सीन होगा, आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। इसके लेकर के काफी ज्यादा मूवीज बन चुकी है, ठीक है। काफी दर्दनाक सीन था, इमेजिन कीजिए, रूह कांप जाती है, गूज बम्स आ जाते हैं आज भी इसके बारे में बात करने पर, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले क्या था कि रॉलेट एक्ट का विरोध था। सबसे पहले तो आपसे यही पूछता है, मतलब पीसीएस लेवल पे आपका रॉलेट एक्ट का विरोध। और दोस्तों इसी के कारण जो है आपका चौड़ा चौड़ी हत्याकांड भी होगा आगे चल करके, ठीक है, जहां पर में जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन को गांधी जी द्वारा रोक दिया जाता है इसी के गुस्से के कारण, जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ठीक है, रॉलेट एक्ट का विरोध। दूसरा आपका कारण था कि बैसाखी का यह दिन था, बैसाखी का दिन। और तीसरा है आपका ब्रिटिश अधिकारियों का क्रूरता, ठीक है। तो दो आप पॉइंट याद रखिएगा। और इस हत्याकांड में शामिल कौन था? इस हत्याकांड में आप सभी को पता है कि जनरल डायर का आदेश था, ठीक है। हर बच्चा इसका नाम जानता है कि आज के डेट के जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो उन्होंने इसका नाम जरूर जाना होगा। इस क्रूर हत्या करने वाले का नाम था जनरल डायर। दो लोग इसमें सम्मिलित थे दोस्तों, ठीक है। और अब दोस्तों पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि रॉलेट एक्ट का विरोध, ठीक है, तो आपको जानना है कि इसमें दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। एक का नाम था किचलू और दूसरे का नाम था सत्यपाल, ठीक है। इन दोनों को जो है ना किचलू और सत्यपाल साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उसी के संबंध में कि भाई इनको किस तरीके से जेल से निकाला जाए, ठीक है, उसके संबंध में जो है यहाँ पर बैठक होने वाली थी। किचलू और दूसरे व्यक्ति का नाम था सत्यपाल, सत्य सत्यपाल। गिरफ्तारी, ठीक है, गिरफ्तारी पर जो है ये दो लोग, इन दोनों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये काफी बार पूछा गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है पंजाब का उस समय में था सर माइकल ओ डायर, ठीक है। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्या नाम था उसका? सर माइकल ओ डायर, ठीक है जी। सर माइकल ओ डायर उस समय के पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। दोस्तों एक बात काफी ज्यादा दुख होता है, अभी आप राष्ट्रपति भवन जाएंगे वहां पे आपको अंग्रेजों की काफी ज्यादा जो है दोस्तों मूर्तियां, स्टैच्यूज देखने को मिलेंगी, उनकी अवशेषों को देखने को मिलेगा वहां पर में, ठीक है, एक धरोहर के रूप में। लेकिन दोस्तों इस समय में जो है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इतना बड़ा हत्याकांड होता है, ठीक है, उधम सिंह जो है इसमें काफी ज्यादा उनका इम्पोर्टेंट रोल था। उनका छवि, उनका कह सकता हूँ मूर्ति हमारे देश में शायद सिर्फ अमृतसर में ही देखने को मिला होगा। मैं कभी गया नहीं हूँ अमृतसर, लेकिन वहां पे देखने को मिला होगा। लेकिन हमारे दोस्तों मैं अगर बात करूं कि अगर किसी रैंडम पर्सन से पूछूं कि भाई उधम सिंह कौन थे, ठीक है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनसे अगर पूछो कि उधम सिंह कौन थे, तो आई डोंट थिंक कि वो लोग जो है वो आपको सफल आंसर दे पाएंगे, एक एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे।
कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि माइक जनरल डायर कौन था, तो वो हर कोई इंसान बता सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उस पर गोली चलवाई थी, इसने आदेश दिया था कि भाई आप गोली चलवाओ। तो हमारे देश आप देख सकते हैं कि क्या माइंडसेट है, कि जिसने मारा उसके बारे में हर किसी को पता है, और जिसने इसका बदला लिया उसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। ये एक डार्क रियलिटी है आज के जनरेशन की। ठीक है। तो सर माइकल ओ डायर जो है इस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। ठीक है। और सभा स्थल पर जो है दोस्तों, जनरल डायर ने बिना किसी सूचना के भीड़ पर जो है वो गोली चलवाई थी। और इसमें जो है मैंने आपको बताया कि कोई एक एक्यूरेट नहीं है कि कितने लोग मारे गए थे, लेकिन फिर भी एक एक्सपेक्टेड रेशियो अगर निकाला जाए दोस्तों, तो 1000 से भी ज्यादा लोग जो है, 1000 से भी ज्यादा बच्चे, बूढ़ी महिलाएं, ठीक है, जवान लोग, सबकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। 1000 लोगों की यहाँ पर में देखने को मौत में देखने को आपको मिलती है। ठीक है। और इस हत्याकांड के विरोध में जो है दोस्तों, आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने नाइट की उपाधि जो है वापिस कर दी थी। आप ये याद रखिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने जो है आपका नाइट की उपाधि वापिस कर दी थी, की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। और आपको पता है कि महात्मा गांधी ने भी जो है यहाँ पर मैं आपको एक उपाधि जो उनको मिला हुआ था, ठीक है, ये मैं आप सबके लिए छोड़ता हूँ कि महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस की थी। ये आप मुझे जो है बताइएगा, लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा जब ये स्लाइड में आपको पढ़ा दूंगा तब। ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। और वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य जो है वो शंकर नायर ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। और सरकार ने हत्याकांड की जांच के लिए जो है वो एक हंटर कमीशन बनाई थी, हंटर आयोग बनाई थी, जो आपको पता है कि अंग्रेज का एक जीता जागता जो है वो रूप था, हंटर कमीशन। ठीक है। और इसकी जांच करने के लिए जो है वो हंटर हंटर मतलब अभी तक का दोस्तों सबसे वाहियात कमीशन जो मैं बात करूं तो हंटर कमीशन ही था। पता है आपको, इसके जो लोग थे, वो जनरल जो इसने गोली चलवाई थी, उसको आपका यूके में जाकर के जो है वो अप्रिशिएट किया था उन लोगों ने कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। बहुत सारे न्यूज में आए थे कि इनको जो है वो कुछ प्राइज भी मिला हुआ था। ये जो जनरल डायर था जिसने गोली चलवाने का आदेश दिया था, उसको प्राइज भी मिला हुआ था, आई थिंक 20,000 पाउंड का उस समय में। ठीक है। तो आप सोचिएगा ये कितना अच्छा कमीशन था, हंटर कमीशन। ठीक है। और इसमें जो है अगर हंटर कमीशन की बात करूं तो इसमें 5 अंग्रेज थे और तथा 3 भारतीय जो है दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलता है कि इसमें 5 अंग्रेज, ठीक है, 5 ब्रिटिशर्स थे। और दोस्तों आपका रेस्ट के 3 जो है वो आपके इंडियन देखने को, रेस्ट के 3 आपको इंडियन देखने को इसमें मिलता है। ठीक है। अगर मैं आपको 5 अंग्रेजों की बात करूं तो इसमें 5 अंग्रेज थे और आपका 3 जो है वो भारतीय थे। ठीक है। तो आप ये इससे याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक खिलाफत आंदोलन आता है। ठीक है। इसका आंसर आप लोगों ने, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ कि महात्मा गांधी द्वारा जो है वो जालियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सा उपाधि वापिस किया गया था। और ये आपका एक बार नहीं कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आपको पता है जब मैंने आपको महात्मा गांधी के बारे में बताया था कि केसरे हिंद की उपाधि जो है दोस्तों अंग्रेजों ने इनको दी थी, तो केसरे हिंद की उपाधि जो है इन्होंने वापस कर दी। केसर ए हिंद। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि केसरे हिंद की उपाधि जो है वो अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने जो है वो उनको क्यों दी थी, क्या कारण था, और ये उपाधि जो है उन्हें कब दिया गया था। ठीक है। आपको मैं चलो एक आपको आंसर दे देता हूँ, इनको उपाधि जो है वो 1915 में मिला था। ठीक है। तो क्यों मिला था वो आप लोग सोचिएगा और आप लोग आंसर दीजिएगा खुद से। ठीक है। इसके बाद से दोस्तों आपका एक आंदोलन होता है मुस्लिमों के द्वारा, इस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ठीक है। ये कैसे हुआ था दोस्तों, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। ठीक है। भारत के मुसलमान जो थे वो तुर्की जो है, ठीक है, उसके मुसलमान उसके सुल्तान हुआ करते थे, एक उसको क्या करते थे, खलीफा मानते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जो है दोस्तों मई 1920 को संपर्ण सीवर्स की संधि द्वारा जो है वो तुर्की का विभाजन कर दिया था। ठीक है। मतलब क्या कि भारतीय मुस्लिम जो थे,
अब दोस्तों भारतीय मुस्लिम में अगर मैं कह रहा हूं तो आप याद रखिएगा इसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है, ठीक है, और बांग्लादेश भी इंक्लूड है। तो भारतीय मुसलमान जो है वो आपका टर्की, टर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो है दोस्तों एक संधि के द्वारा जो है, ठीक है, अंग्रेजों ने संधि के द्वारा जो है वो मई 1920 में ब्रिटिशर्स मई 1920 1920 के द्वारा जो है दोस्तों एक संधि लाई थी, ठीक है, जिसको कहा गया संपर्ण सीवर्स की संधि, ठीक है, एक सीवर्स की संधि के द्वारा जो है, सीवर्स की संधि के द्वारा जो है वो तुर्की का टर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, ठीक है, टर्की का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। अब इससे वो लोग नाराज हो गए, ठीक है। तो 17 अक्टूबर को जो है दोस्तों इसके कारण जो है टर्की के विभाजन के कारण जो है वो आपका 17 ऑफ अक्टूबर 1990 को जो है आपका खिलाफत दिवस मनाया जाता है, सॉरी मनाया जाता था, खिलाफत दिवस के रूप में जो है दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है। और 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैं यहाँ से पेन चेंज कर देता हूँ जिससे आपको दिख जाए, ठीक है। अब एक आपका खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था 23 नवंबर 1990 को, 1919 को हुआ था दिल्ली में, दिल्ली में हुआ था आपका, क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन। मैं बैठक लिख रहा हूँ, आप अधिवेशन भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब जो है दोस्तों एक ही होता है। अब इसके गांधी जी जो क्या बने थे, गांधी जी बने थे इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके क्या बने थे, गांधी जी जो है वो अध्यक्ष बने थे, आप ये याद रखिएगा, अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष, ठीक है जी, अध्यक्ष बने थे गांधी जी इसके। हाँ, और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है तो आप इसको याद रखिएगा। उसके ठीक उसके बाद जो है दोस्तों 1920 में यानी कि 20 जून 1920 में इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम नेताओं की संयुक्त बैठक में जो है वो असहयोग आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय लिया गया था कि ये दोनों जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ आए थे, ठीक है, एक भाईचारा दिखाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई साहब अब जो है वो अंग्रेजों के अगेंस्ट में जो है वो असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग की जाए। तो यहीं से दोस्तों आपको अगला मैं चरण बताऊं तो अगला चरण जो है वो असहयोग आंदोलन का आता है, ठीक है। तो आई होप कि आपका खिलाफत आंदोलन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। असहयोग, सहयोग आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन। अब इसका टाइम फ्रेम क्या है, 1920 से लेकर के 1922 तक का, ठीक है। असहयोग आंदोलन को मैंने बताया कि ये स्टार्टिंग कैसे हुई इसकी, कि 20 जून 1920 को जो है ना वो इलाहाबाद में जो है वो हिंदू मुस्लिम नेताओं की बैठक हुई थी, ठीक है, इसको संयुक्त बैठक कहा गया, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कहा गया। और इसमें जो है दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन चलाने की सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय जो है वो सितंबर 1920 में जो है वो लाला लाजपत की अध्यक्षता में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लिया गया था, ठीक है। याद रखिएगा जो मैंने इससे कुछ पहले जो वर्ड्स रिपीट किए उसमें सिर्फ सिफारिश की गई थी, ठीक है, उसको प्रॉपर आप कह सकते हैं अथॉरिटी परमिशन नहीं मिली थी। तो कब हुआ ये स्टार्ट, तो आप याद रखिएगा 7 सितंबर 1920 को जो है वो आपका किसके द्वारा, लाला लाजपत राय इसके चेयरमैन थे, लाला लाजपत लाजपत राय साहब इसके अध्यक्ष थे। और एक स्पेशल अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अधिवेशन में, कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। आप लोग कहते हो दोस्तों कि वॉइस नहीं आती है आपकी, सही से वॉइस क्लियर नहीं आती है, अब क्या करो दोस्तों,
ये एक मेरा अभी फिलहाल तो यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, तो माइक लेने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है, और जो मेरे पास माइक है ना वो सिर्फ फोन से ही कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो लैपटॉप में पीसी में नहीं कनेक्ट हो सकता। सो दैट इज द रीजन कि आपको वॉइस का थोड़ा सा इशू आता है, इसलिए मैं आपको रात के अभी 2 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको जो है वो एक क्लियर जो है वो ऑडियो सुनाई दे, क्योंकि इस समय जो है वो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी ऑलमोस्ट स्टॉप रहती है, ठीक है। तो कलकत्ता का विशेष अधिवेशन में जो है दोस्तों, इसको आपको कह सकते हैं मंजूरी मिली थी, और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रस्ताव स्वयं पेश किया था, ठीक है। अध्यक्ष थे ये, चेयरमैन थे ये। अरे भाई, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ये ऊपर लिखता हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसको? चलो यहीं लिख देता हूँ, ये चेयरमैन थे, ठीक है, ये चेयरमैन हुआ करते थे। और पेश किसने किया था असहयोग आंदोलन, जो है ना, पेश किसने किया था? ये पेश किया था, आप सभी को पता है, महात्मा गांधी ने, एमजी ने, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी। 1920 में दोस्तों एक अधिवेशन होता है जिसको कहते हैं नागपुर अधिवेशन, ठीक है। 1920 में एक अधिवेशन हुआ था, नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था, ठीक है। आपका एक अधिवेशन होता है, एक अधिवेशन हुआ था आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नागपुर, ठीक है, नागपुर अधिवेशन। अभी तक सिर्फ दोस्तों आपका पेश किया गया है, याद रखिएगा, चला नहीं है अभी तक। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में जो है दोस्तों, ये अधिवेशन था, इसमें असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है। यहाँ पे तीन चीज मैंने बोल दिया है दोस्तों अभी तक, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक होता है दोस्तों थिंकिंग, एक होता है सोचना, सोचा गया था हिंदू मुस्लिम संयुक्त बैठक में, ठीक है। दूसरा हुआ पेश करना, कि भाई देखो ऐसा ऐसा हम काम करेंगे, ये इतना टाइम चलेगा, यहाँ यहाँ हम वो करेंगे, काम करेंगे। तो एक दोस्तों ये सिफारिश थी, पेश करना था, तो ये पेश भी हो गया महात्मा गांधी साहब के द्वारा, ठीक है। अब जो है ये पारित होगा, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है ये आपका असहयोग आंदोलन जो है ना चलाने का प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, ठीक है। और उस समय में आपको अध्यक्ष पूछ ले कि भाई अध्यक्ष कौन थे, तो आपको अगर अध्यक्ष पूछे तो नागपुर अधिवेशन के समय जो है दोस्तों अध्यक्ष जो थे उसका नाम था विजय राघवाचार्य, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन कौन थे? आप इनको ना विजय साहब के नाम से याद रखिएगा, विजय, ठीक है। अगर आपसे पूरा नाम नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। विजय राघवाचार्य, ठीक है, इनका पूरा नाम था। और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को जो है वो सी आर दास ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। सी आर दास जो है ना दोस्तों, अब आप पूछोगे कि आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, अभी तो आपने कहा महात्मा गांधी ने पेश किया था, एमजी लिखा है ना, महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी साहब ने पेश किया था, अभी आप कह रहे हो सी आर दास ने पेश किया। आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, तो आपको ना कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप मेंस नहीं लिख रहे हैं। आपसे पूछेगा कि कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था असहयोग आंदोलन का, उसमें किसने जो है असहयोग कहता है आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, तो आप तब आंसर दीजिएगा महात्मा गांधी। वहीं अगर आपसे पूछे कि नागपुर अधिवेशन में जो है दोस्तों, टोटल जो है आप कह सकता हो कि जो आपका अधिवेशन हुआ था उस समय प्रस्ताव जो है वो किसने पारित किया था, तो आप याद रखिएगा सी आर दास। क्या नाम बताया मैंने आपका? जी, सी आर, सी आर दास साहब ने जो है ना वो प्रस्ताव जो है वो क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। प्रस्ताव को जो है वो प्रस्तुत किया जाता है सी आर दास साहब के द्वारा, ठीक है। यहां तक आपको पॉइंट्स क्लियर होगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 को शुरू किया जाता है, ठीक है। गांधी के द्वारा जो है दोस्तों 1 अगस्त 1920 को जो है दोस्तों ये आंदोलन की शुरुआत होती है, और इसी दिन जो है वो तिलक की मृत्यु हो गई थी, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसी दिन जो है वो आपका तिलक की मृत्यु हुई थी, तिलक की
मृत्यु इसी दिन को हुई थी। ठीक है, और तिलक स्मारक के लिए दोस्तों तिलक स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। इनकी समाधि के लिए या फिर स्मारक के लिए जो है ना, वो आपका तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई थी। तिलक स्वराज कोष की स्थापना हुई थी इनकी मृत्यु के बाद ऑन द सेम डेट। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आई होप कि क्लियर होगी। और गांधी जी ने जो है वो ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई उपाधियां जैसे कि केसरे हिंद, दूसरा आपका था जुलू युद्ध पदक एवं बोअर पदक लौटा दिया गया। ठीक है, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। ठीक है, जब उन्होंने ये आंदोलन की स्टार्टिंग की थी तो गांधी जी ने जितनी भी उपाधियां उनको अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो सारी उपाधियां वापस कर दी, क्योंकि ओवरऑल उनके अगेंस्ट में ही जो है ये आंदोलन स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके द्वारा दी गई सम्मान को वह कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो जमनालाल बजाज ने जो है, जो महात्मा गांधी का तो चलो आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब जो मैं अगर पूछ ले कि जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि वापस की थी, ठीक है, तो ये आंदोलन के टाइम पे जो है आपका जमनालाल जन्म लिख दिया मैं, जमनालाल बजाज। ठीक है, उन्होंने जो है वो राय बहादुर की उपाधि जो है दोस्तों, की उपाधि वापिस कर दी। ठीक है, राय बहादुर की उपाधि जो है वो जमनालाल बजाज ने वापिस कर दी। ठीक है, और विदेश वस्त्रों की होली जलाई गई। ठीक है, साथ ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है वो निष्ठुर बर्बादी की इसको संज्ञा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि भाई ये सब मत करो। ठीक है, कि आप पता है असहयोग आंदोलन में जो है वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने के कारण जो है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि ये निष्ठुर बर्बादी है, आप बर्बादी कर रहे हैं चीजों की। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगी। अब ये हो ही रहा था तो इसके बीच में जो है आपको पता है कि चौरा चौड़ी हत्याकांड हो जाएगा। ठीक है, चौरा चौड़ी कांड हो जाएगा। कौन से पेन से लिखूं भाई, इससे लिखता हूँ, चौड़ी चौड़ा। मैं चौरा चौड़ी कह रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब तो वही है ना, कान को सीधा पकड़ो या कान को घुमा के पकड़ो, मतलब तो एक ही बनता है ना। चौड़ी चौड़ा कांड, चौड़ी चौड़ा। ठीक है, आप देखो इसी पे मुझे एक पर्सन ने लपेट लिया था। आप तो सर गलत पढ़ा रहे हो, आप सर उल्टा बोल रहे हो। ठीक है, मैंने उसको समझाया, मैं उसको बताया कि एक बात बता, कि तू तो मेंस नहीं लिख रहा है, तू तो अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, और तेरा मेंस भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो अगर तेरे से चौड़ी चौड़ा या चौड़ा चौड़ी पूछ ले तो भाई कंफ्यूज कैसे हो जाएगा तू। अगर कंफ्यूज होगा तो तेरे से बड़ा बेवकूफ तो कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ है आज तक धरती पे, अगर तू कंफ्यूज हो जाता है इस नेम में भी तो। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा कांड जो है आपको 1920 में हुआ था है। अब ये कहाँ पे हुआ था, तो गोरखपुर स्थित जो है एक चौड़ी चौड़ा नामक एक जगह है, वहां पर में आंदोलनकारियों के द्वारा जो है पुलिस की पूरी क्या कहता हूँ ना, थाने को, ठीक है, पुलिस स्टेशन को ही आग लगा दिया गया था। उसमें 22 पुलिसकर्मी जो है दोस्तों उसमें ही जल करके राख बन गए थे, और ये बहुत अच्छा काम हुआ था। आप कहीं बहुत सारे लोग आएंगे, नरम दल के लोग आएंगे, आप कहेंगे आप कैसे बात कर रहे हैं सर, आप तो सर गलत बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें तो हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भाई वो तब कहाँ चले गए थे, जब हमारे देश में जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी बहुत गर्मी जो है वो रहनी ही चाहिए। ठीक है, गर्मी नहीं रहेंगे तो लोग जो है आपको पी लेंगे ऐसे उठा करके। तो गोरखपुर में चौड़ी चौड़ा जगह है, वहां पर में हुआ था। 22 जवानों की, इनको जवान क्यों बोलूं, 22 पुलिस की मृत्यु हुई थी। और आपको पता है कि महात्मा गांधी जो है वो तो हिंसा के अगेंस्ट में थे, हमेशा थे। तो गांधी जी ने जो है इसको 12 फरवरी 1922 को जो है वो बारदोली में हुई बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया था। कहाँ पे हुई बैठक, बारदोली में। बारदोली में बैठक हुई थी। ठीक है, और असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की सहयोग, वो उनका कहना था कि भाई साहब अब ये जो आंदोलन है वो उग्र रूप ले रहा है। ठीक है, तो इसको जो है यहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, जिससे हमारी आपकी सबकी भलाई हो जाए। तो असहयोग आंदोलन को कब बंद कर दिया गया, 12 फरवरी, 12 फरवरी 1922 को इनको खत्म टाटा गुड बाय कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया, क्रॉस लगा है इसका मतलब है समाप्त कर दिया गया।
ठीक है, और गांधी जी को जो है वो 10 मार्च 1922 को इसी के कारण जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया जाता है कि आपने जो है वो असंतोष फैलाया है। अरे चट्टा, जब असंतोष फैलाया है तो तुम कहाँ थे उस समय में, जब तुमने हंटर कमीशन जैसे घटिया कमीशन की इस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था, जहाँ पे सरकार भी तुम्हारी, राज भी तुम्हारा, लोग भी तुम्हारे। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ तुमने 3 भारतीयों को जो है उसमें इनरोल करने की और कहा था कि, और उसमें भी स्पेशल मेजोरिटी जो है वो आपका किसकी थी, तो अंग्रेजों की थी। तुमने क्यों उनको जो है वो, कह सकता हूँ, जो का जो पर्सन थे, अभी नाम भी नहीं याद आ रहा उस पर्सन का, मैं क्या ही बोलूं, इतना फ्रस्ट्रेशन है ना यार, क्या ही बोलूं। ठीक है, छोड़ो। तो इसी के कारण जो है वो महात्मा गांधी को जो है वो आपका 10 फरवरी को जो है 10 मार्च, लिखता कुछ हूँ बोलता कुछ हूँ, 10 मार्च 1922 को जो है, इसी को दोस्तों फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, क्या करो, जॉब का फ्रस्ट्रेशन, करियर का फ्रस्ट्रेशन, आपको भी मटेरियल्स प्रोवाइड करना है उसका फ्रस्ट्रेशन, तो इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन लेकर के जीता हूँ, फिर भी आपके लोगों के लिए कंटेंट जो है वो अच्छी असली कंटेंट देता हूँ। ठीक है, तो 10 मार्च 1922 को जो है दोस्तों इनको अरेस्ट कर लिया गया था, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, महात्मा गांधी को। ठीक है, महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया था और इसके कारण जो है इनको 6 वर्षों की सजा सुनाई थी, 6 ईयर की इम्प्रिजमेंट कह देते हैं, फिर 6 वर्षों की, 6 साल की जेल की सजा जो है इनको सुनाई गई थी। ठीक है, तो यहां तक थी दोस्तों आपकी चौड़ा चौड़ी कांड की। आगे वाली क्लास में जो है हम स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से उसका दूसरा चरण जो होता है 1924 से लेकर 1934 के बीच में जितनी भी चीजें होंगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कल की क्लास में जो है वो होपफुली इस चीजों को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि दोस्तों ये जो है आपका छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर हिस्ट्री जैसे एंशिएंट मिडाइवल, लेकिन इनसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज की क्लास में आपको मजा आया होगा, पसंद आया होगा इस क्लास को, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, इसको मैं कीप करता हूँ यहाँ से और रिकॉर्डिंग को करता हूँ बंद।